बाढ़ और बारिश से करीब करीब आधा हिंदुस्तान तबाह हो चुका है। मुंबई की अगर बात की जाए तो यहां तो मानसून ने जीना मुहाल कर दिया है। मरीन ड्राइव, बांद्रा कार्टर रोड इलाके में तेज हवाएं चल रही हैं। वसई विरार, लिंक रोड और स्टेशन रोड पर भारी बारिश से भयंकर जल जमाव हो गया है। पुणे में भारी बारिश की वजह से पेड़ उखड़ गया है। खंडाला में करजत लोनावला के बीच घाट इलाके में जमीन खिसकने की बड़ी घटना हो गई है। पिंपरी चिंचवाड़ में लगातार बारिश की वजह से पावना नदी का स्तर बढ़ गया है, जिससे मोरिया, गोसावी, गणपति मंदिर में पानी घुस गया। वहीं नाला सुपारा में भारी बारिश की वजह से घरों, सड़कों पर अब भी भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। भिवंडी में भी लगातार बारिश से जो मार्केट एरिया है वहां पानी भरा हुआ है। रायगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। इधर दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें दिखा देती हूँ आपको। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर दिल्ली के आईटीओ इलाके की, बारिश के बाद यहां पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के इंडिया गेट की, मानसूनी बारिश ने जिसे तरबतर कर दिया। तीसरी तस्वीर ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके की, बारिश की वजह से यहां पेड़ गिरा, कई गाड़ियां इस पेड़ की चपेट में आकर दब गई। दिल्ली के पंचकुला रोड पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है। अहमद बिलाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में शुरू हुई मूसलाधार बारिश दिल्ली वासियों को चिपचिपाती हुई गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर देगी, लेकिन दूसरी परेशानी उनके सिर पर है। दिल्ली सरकार के जो तमाम दावे थे कि इस बार दिल्ली पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग से निजात मिल जाएगा, सरकार और सिस्टम जो है उन्होंने कई जो नालों की सफाई है वो कर दी है, सिल्ट जो है वो हटा दी है, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद जो है थोड़ी सी ही बारिश में दिल्ली की सड़कों पर जमा पानी जो है वो साफ तस्वीर दर्शाता है कि किस तरीके की तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पंचकुला रोड की, और जो सामने की सड़क है वो करोल बाग को जाती है, वहीं पीछे की जो सड़क है वो कनॉट प्लेस को जाती है। और ज़रा सी ही बारिश में यहाँ पर बीच सड़क पर जो पानी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जो वाहन आवाजाही के लिए इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं उन वाहन के पहियों से सड़क पर लहरें बनती हुई जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। वहीं इस जमे हुए पानी की वजह से जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो भी आपको यहाँ पर साफ देखने को मिल जाएंगी। तो ये रास्ता जो है वो आप कनॉट प्लेस की तरफ जाता है, और इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ये पॉश इलाका है, लेकिन उसके बावजूद वाटर लॉगिंग से भी यहाँ पर जो है वो अभी लोगों को एक नई परेशानी का सबब जो है वो यहाँ पर बन रहा है। तो एक तरफ पानी जमा हुआ है, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के बाद बारिश के पानी में सड़कें जो हैं वो गायब सी हो गई हैं। सड़क के जो किनारे हैं वो पूरी तरीके से लबालब पानी से यहाँ पर जो है वो भरे हुए हैं। बच्चे जो है वो स्कूल की छुट्टियाँ उनकी हो रही है, और उन्हें भी इस भरे हुए पानी से उनके जो अभिभावक हैं उनको इसी भरे हुए पानी से लेकर के जाना पड़ रहा है। तो वहीं दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में पेड़ गिरा, इसकी वजह से कई गाड़ियां चपेट में आकर दब गईं। शिवांक मिश्रा की एक मौके से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में आज बरसात की वजह से आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक तरह का जर्जर पेड़ था, जो कि आज जिस तरह से आंधी आई और उसके बाद बरसात हुई, तो आंधी की वजह से ये पूरा पेड़ आपको नीचे लटका हुआ दिखाई देगा। ये जड़ से 1:15 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, जब तेज आंधी में ये पेड़ नीचे गिर गया और यहाँ पर ही मौजूद 2 गाड़ियों इसके नीचे दब गई। जैसे एक गाड़ी आपको ये दिखाई दे रही है, और उसके अलावा ये एक और दूसरी गाड़ी है जो कि यहाँ पर पेड़ के नीचे आकर दब गई। फिलहाल किसी के अभी तक घायल होने की तो जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है इसमें दिल्ली सरकार के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले साल ही जब दिल्ली में इस तरह का ऐसा वाकया आया था तब दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया था और ये आदेश दिया था कि दिल्ली के अंदर जितने भी जर्जर पेड़ हैं उन सभी का सर्वे करवाया जाएगा और उनकी ट्रिमिंग करवाई जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस इलाके में इस तरह का भारी भरकम जर्जर पेड़ लगा रहने दिया गया, और आंधी में जिस तरह से ये पेड़ गिरा उसके बाद की सीधी तस्वीर एबीपी न्यूज़ के ऊपर आप लगातार देख ही रहे कि किस तरह से गाड़ियां दब चुकी हैं, और किस तरह से ये जो गाड़ियों का पूरी तरह से जो स्थिति दिखाई दे रही है काफ़ी ख़राब स्थिति है। यहाँ पे लाखों की लोगों की जो संपत्ति थी उसको भी
काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से गाड़ी के शीशे के ऊपर ठीक जाके ये पेड़ गिरा है। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर दिल्ली का सरकारी तंत्र किस तरह से इस पूरे मामले का संज्ञान लेता है और आगे क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन अजीत चाक। दिल्ली एनसीआर में आज झमाझम बारिश हुई है। बारिश से लोगों के चेहरे तो खिले, क्योंकि कई दिनों से दिल्ली तप रही थी। ऐसी गर्मी जिसकी वजह से आज जब बारिश हुई तो लोगों को राहत मिली, लेकिन राहत के साथ साथ लोगों के लिए बारिश परेशानी भी लेकर आई। जगह जगह बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी। गुरुग्राम के बस स्टैंड के पास, सिविल लाइंस रोड पर, रेलवे रोड पर पानी ही पानी दिखा है। इसके साथ साथ नरसिंहपुर में कंपनियों में भी पानी भर गया। आइए आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ सेंट्रल दिल्ली वाला इलाका, वहां से अहमद बिलाल हैं। दक्षिणी दिल्ली से शिवांक मिश्रा, अक्षरधाम से अजातिका हमारे साथ मौजूद है। जरा पहले आपको बिलाल के पास लेकर चलते हैं और बिलाल से जान लेते हैं कि सेंट्रल दिल्ली वाला इलाका, वो आईटीओ वाला इलाका, अब क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है और लोग वापस लौटेंगे अपने दफ्तर से घर की ओर, जल जमाव की स्थिति क्या है अभी दिल्ली का हाल? रुमाना, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आईएमडी ने जिस तरीके का अनुमान पहले ही लगाया था कि 7 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक, जो कि एक हफ्ते का अनुमान देती है आईएमडी, उसमें बारिश की संभावना जो है वो जताई गई थी और वैसी ही संभावना के अनुकूल जो बारिश है वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं पंचकुइया रोड पर ही मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ कि अभी फिलहाल जो बारिश है, जो मूसलाधार बारिश है वो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हल्की हल्की जो बारिश की फुहारें हैं वो अभी भी दिल्ली की सड़कों को नम कर रही हैं। और आपको बता दें कि आईएमडी ने जिस तरीके का जो अलर्ट जारी किया है 7 तारीख, 8 तारीख और 9 जुलाई को जो है मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया और इसमें यह बात भी कही गई है कि तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज हवाएं हैं वो भी चलेंगी और इनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की भी पहुंच सकती है। लेकिन तमाम दावों के बावजूद दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो जल जमाव की तस्वीरें हैं वो भी फिलहाल जो है वो देखने को मिल रही है कि जब कहीं भी तेज बारिश हो रही है तो फिर जो दिल्ली की सड़कें हैं वो जलमग्न हो जा रही हैं। रुमाना, बिल्कुल, शिवांक का रुख कर लेते हैं। शिवांक, क्या दक्षिणी दिल्ली का जो ईस्ट ऑफ कैलाश वाला इलाका है वहां तो पेड़ गिर गया, अभी स्थिति क्या है वहां पर? जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए तस्वीर दिखाते हैं आपको कि अभी भी पेड़ों की जो मतलब ट्रिमिंग का काम है वो भी लगातार चल रहा है और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो गाड़ी आज दोपहर में 1:30 बजे के आसपास दबी थी वो अभी भी हूबहू वही हाल है कि गाड़ी पूरी तरह से पेड़ के नीचे दबी हुई है। मौके के ऊपर पिछले 3 घंटे से लगातार पेड़ को ना हटाया जा रहा है, टहनियों को ना हटाया जा रहा है। लेकिन अब देखिए बड़ा सवाल यही है कि जब पिछले साल दिल्ली में इसी तरह का ना कहते मतलब यहाँ पर हादसा हुआ था, उसके बाद दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि जितने भी जर्जर पेड़ हैं सबका सर्वे करवाया जाएगा और सभी जर्जर पेड़ों को हटाया जाएगा। लेकिन आज मानसून की जिस तरह से ना शुरुआत हुई और जिस तरह से बरसात और उसके अलावा आंधी आई तो दिल्ली सरकार के सारे दावे फेल हो गए। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से 3 घंटे बाद भी अभी भी लगातार जो काम है वो लगातार चल रहा है। पूरी ये जो सड़क है पूरी सड़क ब्लॉक है और उसके अलावा पेड़ के सीधा देखिए मतलब गाड़ी के ऊपर गिरने की वजह से गाड़ी को भी खासा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर राहत की बात यह है कि जिस वक्त पेड़ गिरा था उस वक्त गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, गाड़ी यहाँ पर पार्क थी, तो इसी वजह से किसी के भी घायल होने की या फिर अन्य तरह की ना जानकारी नहीं आई। लेकिन देख लीजिए आपकी किस तरह से दिल्ली का बिल्कुल यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये एक तरीके से आप कह सकते हैं मानसून के अंदर पहली जोरदार बारिश, तेज हवाएं और उसी में दिल्ली का ये हाल है। अजातिका इस वक्त अक्षरधाम से हमारे साथ मौजूद है। अजातिका, जहां पर आप मौजूद है वहां की तस्वीर भी दिखाइए। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रही हूँ अक्षरधाम की और अब आपको जो यहाँ पे रास्ता है वो क्लियर दिखाई देगा। आपसे कुछ देर पहले जो पूरा जैम है वो नज़र आ रहा था, लेकिन गनीमत ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई, अब भी बारिश जारी है, लगातार बूंदाबांदी कायम है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गनीमत मैं इसीलिए बोल रही हूँ रोमाना क्योंकि सरकारी दावों की पोल जरूर खुल जाती अगर और ज्यादा तेज बारिश हो जाती। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवाएं चल रही हैं। बारिश का अनुमान कई क्षेत्रों में दिल्ली के येलो अलर्ट के जरिए जाहिर किया गया है, तो कहीं ऑरेंज अलर्ट के जरिए जाहिर किया गया है। आने वाले दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो भीषण गर्मी थी रोमाना उससे जरूर राहत मिल गई है, क्योंकि सही बात है, जो भीषण गर्मी थी उससे राहत जरूर मिली है, लेकिन साथ ही साथ मूसलाधार बारिश की वजह से जो जल जमाव अलग अलग इलाकों में हुआ है उसकी वजह से परेशानी भी दिल्ली वालों को उठानी पड़ी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे बढ़ रही हूं मैं महाराष्ट्र, यहां नासिक में मूसलाधार बारिश से हालात तो बिगड़ गए।
भारी बारिश की वजह से नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के कपाट बंद करने पड़े। यहाँ नदी का जो उफान है वो लोगों को डरा रहा है। ओवरफ्लो होने की वजह से प्याज की लाखों की फसल किसानों की वो तबाह हो गई है। तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नासिक में फिलहाल बारिश से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ेंगे, बात जरा गुजरात की कर लेते हैं, जहां सूरत में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हुआ। इसके बाद सड़क पर कई फीट पानी भर गया। बारिश के बाद पानी भरा हुआ है। सूरत में लोग हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में कुदरत का कहर बरपा है। कल किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे 244 पर लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी वजह से दहशत है। और अब ठाठरी वाला जो इलाका है वहां भी अचानक बादल फटा, लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार हुई बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से लोग खौफजदा हो गए। जहां एक बार फिर से पहाड़ से उतरे मलबे ने जमकर तबाही मचाई और इसकी वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किल लोगों का आरोप है कि सड़क बनाने के लिए जो मलबा नाले में डंप किया गया था उसी की वजह से हालात ज्यादा खराब हो गए। वही हालात को देखते हुए नेशनल हाईवे 244 को ब्लॉक कर दिया गया ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अब तो कई राज सामने आए हैं। ट्रस्ट ने बैठक बुला ली कल, चंपत राय बंसल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। लेकिन आज जब एबीपी न्यूज ने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा तो वो तो बदसलूकी पर उतर आए। यहां तक कि माइक पर भी उन्होंने हाथ मार दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के सामने आने के बाद से ही ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। चंपत राय का इस्तीफा तो ले लिया गया, लेकिन भारी मन से एबीपी न्यूज ने जब कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी से इस मामले को लेकर सवाल किया तो वो बुरी तरह से भड़क गए। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूँ। एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने जब गोविंद देव गिरी से खुद की जिम्मेदारी तय किए जाने की बात कही तो वो गुस्सा हो गए। गोविंद देव गिरी के सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों ने बदसलूकी की कोशिश की। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपका सम्मान है, मैं आपको मैंने 5 मिनट का समय दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता ने जब फिर से सवाल पूछा तो गोविंद देव गिरी खुद भी बदसलूकी पर उतर आए और माइक को हटा दिया। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं?
क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूँ। सवाल ये है, आखिरकार गोविंद देवगिरी क्यों झुंझलाए हुए हैं? ट्रस्ट के पदाधिकारियों की देखरेख में गड़बड़ी हुई है, ये बात सामने आ चुकी है। फिर सवालों के जवाब देने में ट्रस्ट को परेशानी क्या है? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूँ। बाद में सवाल पूछने पर गोविंद देवगिरी जी ने यह कबूला कि कोषाध्यक्ष के नाते वो भी अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। क्या आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं बतौर कोषाध्यक्ष, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका कामकाज रहा है? निश्चित रूप से ट्रस्ट के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। इंटरव्यू के अंत में जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने सवाल किया क्या वो इस्तीफा देंगे, तो गोविंद देवगिरी जी ने अपनी जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ लिया। इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे? मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध जो अकाउंट में पैसा आया उसका हिसाब रखने का है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की कल हुई बैठक में अधिकतर ट्रस्टी चंपत राय के इस्तीफा मंजूर करने के खिलाफ थे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी प्रस्ताव पढ़ते हुए ट्रस्ट की बैठक में रोने भी लगे। जाहिर है जब रिश्ता इतना गहरा है तो राज भी गहरे ही होंगे। और लगता है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्य कमल नयन दास एबीपी न्यूज के सवाल पर वो भी भड़क उठे। एबीपी न्यूज संवाददाता ने महंत कमल नयन दास से जब कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की भूमिका को लेकर सवाल किया तो उनका तो गुस्सा सामने आ गया। महंत कमल नयन दास अचानक भड़क गए, उन्होंने माइक हटा दिया। अध्यक्ष को भी पहले से जानकारी नहीं। गलत बात है बट सब लोग नाराज। आप देखिए अध्यक्ष को भी पहले से जानकारी नहीं। गलत बात है बट अध्यक्ष को भी पहले से जानकारी नहीं। गलत बात है बट सब लोग नाराज। आप देखिए अध्यक्ष को भी पहले से जानकारी नहीं। गलत बात है बट महंत कमल नयन दास ने पहले तो मीडिया वालों पर ही सारा दोष बढ़ दिया। बातचीत में उन्होंने कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को पाक साफ होने का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन किसी की जिम्मेदारी वाले सवाल पर वो भड़क गए। क्या कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की इस मामले में कोई जिम्मेदारी बनती है? कोषाध्यक्ष जो गोविंद देव जी महाराज हैं वो सब प्रकार से निर्दोष हैं, कोई उनका दोष नहीं है। हाँ, ये थोड़ा लोगों ने विश्वासघात किया। बाकी अनर्गल मीडिया वालों ने जो प्रचार किया था, अनर्गल प्रचार किया था कि ये गायब हुआ, सारा सामान कल दिखाया गया, मीडिया के सामने भी रखा गया। सब सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए सीरियल ब्लास्ट से हड़कंप मचा हुआ है। ये धमाका दमिश्क में उस होटल के सामने भी हुआ जिसके भीतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ठहरे हुए, और ऐसे में इस धमाके के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क की हैं, जहां पर अचानक ही शांत पड़ी फिजा तेज धमाकों की आवाज से दहल उठी। 2 तेज धमाके सुनाई दिए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये धमाका जहां हुआ उसके ठीक सामने 4 सीजन होटल मौजूद है, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ठहरे हुए थे। ऐसे में इस धमाके को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल मैक्रों की सुरक्षा को लेकर था। हालांकि थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पूरी तरह सुरक्षित हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त मैक्रों सीरिया के राष्ट्रपति अल शारा से मिलने गए थे। वहीं मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक 4 सीजन होटल के पास धमाके हुए। 2 धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। होटल के पास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। इलाके में धुएं का गुबार छा गया। होटल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ठहरे हुए थे। फ्रांस का व्यापारिक डेलीगेशन भी होटल में मौजूद था। हालांकि इस हमले में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बिल्कुल सुरक्षित हैं, जिसकी पुष्टि फ्रांस के एलिसी पैलेस की ओर से भी की गई है। वहीं फ्रांस की ओर से ये भी साफ किया गया है कि भले ही सुरक्षा में बड़ी चूक हुई हो, लेकिन इसके बाद भी इमैनुअल मैक्रों का ऐतिहासिक सीरिया दौरा जारी रहेगा। 2024 में बशर अल असद के शासन के अंत के बाद मैक्रों पहले यूरोपीय नेता हैं
जो सीरिया के दौरे पर पहुंचे हैं। ऐसे में उनके होटल के सामने हुए धमाके कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सीरिया के सुरक्षा बलों ने फिलहाल होटल और सरकारी मंत्रालयों की ओर जाने वाले रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया और हमलावरों की तलाश की जा रही है। वहीं इस धमाके में 18 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई, जिसमें 4 पुलिस वाले भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में इस वक्त गुस्से का बारूद सुलग रहा है। आजादी की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों की हुंकार से शहबाज सरकार, मुनीर की फौज के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जो चिंगारी 1 महीने पहले भड़की थी उसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। इसके दरख्त, इसके पार, ये वतन, ये वतन, ये वतन, इसके दरिया, इसकी बिजली, ये वतन लेके रहेंगे। अल्लाहू अकबर। पीओके में जुल्म के खिलाफ जनसैलाब। रावलकोट का जनसैलाब गवाही दे रहा है कि अब पाकिस्तानी हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर सिमटने वाला है। जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, दुनिया को सुना दो, दुनिया को सुना दो, जिंदा है मज़ाहमत, बहनों की सूरत। मुनीर की दहशतगर्द फौज ने पीओके की आवाज को दबाना चाहा, लेकिन आज उसी पाकिस्तान की छाती पर मूंग तलते हुए हजारों हजार कश्मीरी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के अमर नारे को दोहरा रहे हैं। हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और तैयार है हम सीना लिए अपना इधर। इतिहास गवाह है कि जब जब ये नारा गूंजा है तब तब बड़ी से बड़ी जालिम हुकूमतें मिट्टी में मिल गई हैं। उधर रावलकोट बस अड्डे पर भी हजारों प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खौफ में शहबाज सरकार। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के खौफ का आलम यह है कि पीओके की आवाम के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए रेंजर्स उतार दिए। विद्रोह के सबसे बड़े केंद्र रावलकोट में करीब 8000 पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती की गई है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई कर रही आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत और पीओके की कठपुतली सरकार के मुंह पर अल्टीमेटम का आखिरी पन्ना दे मारा है। कमेटी ने ऐलानिया लहजे में कहा है कि अगर 8 जुलाई तक नाकेबंदी नहीं हटाई गई और मांगे नहीं मानी गई तो 9 जुलाई से वो तूफान आएगा जो पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा। आज रियासती फोर्सेस के सामने मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी खड़ी हुई, पहले भी कह चुके हैं कि तुम्हारी गन्नू की गोलियां कम पड़ेगी, लेकिन हमारे सीने कम नहीं होंगे। पीओके में मानवाधिकार उल्लंघनों के विरोध में हजारों कश्मीरियों ने लंदन में कश्मीर मिलियन मार्च निकाला। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर से पाकिस्तानी हाई कमीशन तक निकाले गए इस मार्च में पीओके की आवाम ने साफ कर दिया कि अब वो और जुल्म नहीं सहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में हैं, जहां वहां की संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों की साझा विरासत और संस्कृति पर उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है। प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वक्त भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी और दोस्ती को नए दौर में ले जाने का है। भारत और इंडोनेशिया मिलकर मानवता के 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी साझेदारी केवल 2 देशों का संबंध नहीं है, यह इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, ग्लोबल साउथ की शक्ति और विश्व के शेयर्ड फ्यूचर में विश्वास का संकल्प है। आइए अपनी ऐतिहासिक मित्रता को
नए दौर में ले जाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।